वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, और उसी में हमारी जो टॉपिक सीरीज़ चल रही है उसमें टॉपिक नंबर 11 आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, जिसमें हम टॉपिक करेंगे फोर्स और फ्रिक्शन। फोर्स माने बल, फ्रिक्शन माने घर्षण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे चांसेस है कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और ये सीरीज़ ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइंस के जितने भी क्वेश्चन अब तक इससे बने हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे, और मुझे पूरा 100% चांसेस है कि आपको ये जो टॉपिक है फोर्स और फ्रिक्शन पूरी तरह से अब आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको साइंस पेपर 2 के लिए नोट्स चाहिए, कंप्लीट समरी विद सारे प्रीवियस ईयर, तो उसके रिगार्डिंग आप मेरे को मेरी मेल आईडी या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी, और पेमेंट करने के बाद आपको जो नोट्स हैं और सारे प्रीवियस ईयर विद आंसर्स आपको PDF फॉर्म में आपकी व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये साइंस 2012 में भी बना, फरवरी 2015 में भी बना, और 17 जनवरी 2022 में भी बना। इसको शुरू करने से पहले हम समझेंगे थोड़ा सा कि फोर्स क्या है, बल क्या है। देखिए NCERT में साफ साफ दिया है, किसी भी चीज़ पर धक्का लगाना या उसे खींचना, अ पुश और अ पुल, यही क्या है, ये हमारा फोर्स है, ये बल है। अगर आप किसी वस्तु पर धक्का लगा रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, उस पर बल लगा रहे हैं। तो इतना आपको फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो आपको फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि फोर्स जो होती है इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो आप याद रख सकते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास यहाँ पर क्या होता है, द्रव्यमान। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखा कि जो फोर्स है वो मास पर डिपेंड करती है। अगर मास ज़्यादा होगा तो हमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना होगा, मास कम होगा तो हमें फोर्स भी कम जो है वहाँ पर लगाना होगा। एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या होता है, त्वरण होता है। ये क्वेश्चन में देता है डायरेक्ट। फोर्स अगर आपसे पूछता है कि अगर आपको एक्सीलरेशन त्वरण दे दे और मास दे दे, द्रव्यमान दे दे, तो आप डायरेक्ट जो फोर्स है, जो बल है, वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है। फोर्स कैसी राशि होती है? फोर्स जो होती है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपकी सदिश राशि होती है। अब आप कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। देखिए, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और आपकी डायरेक्शन दोनों होती हैं। अब आप कहेंगे कि मैम मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड फिजिक्स में कुछ नहीं होता, सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू देना। जैसे हम मैथ्स में न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं 1 2 3, सेम ऐसे ही जब हम फिजिक्स में कोई वैल्यू देते हैं तो वो मैग्नीट्यूड कहलाती है, परिमाण जो है वो आपका कहलाता है। जैसे फोर्स है, मैं ये कह रही हूँ मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ, तो ये जो 5 न्यूटन है ये मैंने एक वैल्यू दी, और ये क्या कहलाती है फिजिक्स में, ये मैग्नीट्यूड कहलाती है, ये परिमाण कहलाती है। फोर्स का SI यूनिट जो होता है, याद रखेंगे, वो न्यूटन ही होता है। क्या होता है? न्यूटन ही होता है। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स जो बल है वो लगा रहे होती हैं। तो जहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं वो आपकी सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो फोर्स के बारे में आपको याद रखने होंगे। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन की, जिसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं। ये फ्रिक्शन तब काम करता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और जब वो मूव करने की कोशिश करते हैं या मूव कर रहे होती हैं। दोनों पॉइंट याद रखेंगे। देखिए, एक ऑब्जेक्ट था, इसके पार्टिकल होंगे, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके पार्टिकल होंगे। अब ये जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और आपने थोड़ा धक्का लगाने की कोशिश करी, भले ही चाहे ये हिल नहीं रहे हैं, एक दूसरी सिचुएशन आपने धक्का लगाया, ये हिल गए, तो दोनों ही सिचुएशन में जब आप धक्का लगा रहे हैं, भले ही चाहे वो हिल नहीं रहा है, और दूसरी सिचुएशन आप धक्का लगा रहे हैं और वो हिल रहा है, तो दोनों में ही क्या होगा, यहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे क्या होता है, एक नया फोर्स वहाँ पर काम करता है, जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल जो है वो कहते हैं। तो याद रखेंगे, ये जो घर्षण बल होता है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये तभी कार्य करता है जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, मूव करने की या तो कोशिश कर रहा होता है या मूव कर रहा होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट, अगर मैं ये कहूँ एक बुक सिंपली ऐसे ही टेबल पर पड़ी है, तो उस केस में उस पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि ना मैं उसे धक्का देने की कोशिश कर रही हूँ, तो मूव करने की कोशिश भी नहीं कर रही, याद रखिएगा। तो उस केस में फ्रिक्शन, घर्षण बल नहीं होता। जब मैं मूव करने की कोशिश करूँगी, जैसे मैं बुक को धक्का लगा रही हूँ, तो बुक तो छोटी चीज़ है, सपोज कार है, एक कार खड़ी है, खड़ी कार पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता, घर्षण बल नहीं लगता, क्योंकि मैं ना तो उसे मूव करने की कोशिश कर रही हूँ और ना वो चल रही है। लेकिन अभी अगर मैं उस पर धक्का देना शुरू कर दूँ, मैं अगर 50 न्यूटन का बल लगाना शुरू कर दूँ,
तो वहाँ पर घर्षण बल, मैं 50 न्यूटन का बल तो लगा रही हूँ लेकिन कार अभी भी हिल नहीं रही है। इट मीन्स जो कार की दूसरी साइड से है 50 न्यूटन का स्टैटिक फोर्स जो है, घर्षण बल जो है वो लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फोर्स बैलेंस हो रही है और जो कार है वो हिल नहीं पा रही है। तो जब मैंने धक्का दिया तभी वो घर्षण बल आएगा, याद रखेंगे। और अगर मैं मूव नहीं करा रही हूँ ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट एज इट इज पड़ा है तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स जो घर्षण बल होता है वो कार्य नहीं करता। जैसे आप दलदली एरिया में चलते हैं तो उसमें चलने में बहुत दिक्कत होती है। इट मीन्स वहाँ घर्षण फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो याद रखेंगे जब घर्षण फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो आपको चलने में दिक्कत होगी। जैसे आपने देखा होगा ठंड वगैरह के टाइम में जो दरवाजे के हैंडल्स होते हैं वो बहुत टाइट चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, वो बढ़ जाता है। और उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट, तेल वगैरह जो स्नेहक होते हैं वो लगा देती हैं। जैसे आप दरवाजे पर जो लोहे के दरवाजे होते हैं कभी कभी बहुत टाइट चलते हैं, तो उन पे अगर हम उनके हैंडल पर तेल वगैरह लगा देते हैं तो वो फिर उससे स्मूथ चलने लगते हैं। स्मूथ चलने का मतलब है कि हमने घर्षण जो फ्रिक्शन है उसको वहाँ पर कम कर दिया। तो समझ में आया घर्षण भी और फोर्स भी क्या। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये साइंस 2012, 2015 और 2022 में ये आपका क्वेश्चन बना। एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है, जिसका मास है 5 kg और वो स्मूथ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक निरंतर वेग से 10 मीटर पर सेकंड के साथ चल रही है। तो उसी वेग से, उसी वेलोसिटी से चलने के लिए हमें कितने फोर्स की रिक्वायर होगी, वस्तु को उसी वेग से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल कितना होगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। अब देखिए, और जहाँ पर वो मूव कर रही थी जिस सरफेस पे, वो फ्रिक्शन लेस है, घर्षण रहित है। आप एक बॉल को फेंकते हैं सरफेस पे तो बॉल कुछ समय बाद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि बॉल और सरफेस के बीच में एक घर्षण बल लग रहा है और वो घर्षण बल क्या कर रहा है, बॉल को रोक देता है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये बॉल कभी नहीं रुकेगी। जैसे अर्थ घूम रही है, अर्थ चक्कर लगा रही, तो वहाँ पर हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत ही नहीं है, वो सेम उसी वेग से घूमती ही चली जा रही है। उसके पीछे का रीज़न है वहाँ कोई घर्षण ही नहीं है। तो जब फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई ऑब्जेक्ट जो चल रहा है वो कभी रुकेगा नहीं और जो रुका हुआ है वो कभी चलेगा नहीं। तो घर्षण, फ्रिक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले जो है वो हमारी लाइफ में करता है। अब यहाँ घर्षण है ही नहीं, और जब घर्षण है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो पूरी ज़िंदगी उसी वेलोसिटी से, उसी वेग से चलता रहेगा। कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो यहाँ पर हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 0 न्यूटन। मतलब हमें कोई फोर्स यहाँ पर नहीं लगाना है। अब देखिए, वैसे भी अगर मैं देखूँ यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्वेश्चन में हमें दिया 5 kg। एक्सीलरेशन, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। अब यहाँ वेलोसिटी जो वेग है, वेग में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, वो 10-10 से ही चल रहा है। तो एक्सीलरेशन जो त्वरण है वो यहाँ पर 0 होगा। वैसे भी यहाँ पर जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, 0 न्यूटन जो है वो आपकी फोर्स हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो साइंस 2014 में बना। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एक बार नहीं, इस तरह से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम बना है, आप आगे देखेंगे अभी। सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन मैनर इट इज़ अप्लाइड। उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयोग के जाने के ढंग में अन्यों से भिन्न है। देखिए, 2 तरह के फोर्स होते हैं, 2 तरह के बल होते हैं। एक होता है आपका कॉन्टैक्ट और एक होता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क, कांटेक्ट में आएंगे और तब वहाँ फोर्स लगेगा, बल लगेगा, वो कांटेक्ट है। जब 2 ऑब्जेक्ट बिना एक दूसरे के संपर्क, कांटेक्ट में आए भी क्या करेंगे, बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो वो आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है ना। तो जब वो खींचने की कोशिश कर रही है तो पृथ्वी का जो सेंटर है वो अलग है और ऑब्जेक्ट दूर है। तो दोनों क्या है, दूर दूर है, लेकिन दूर से भी क्या कर रहे हैं, वो खींचने की कोशिश कर रही है। तो वो फोर्स कैसा है, जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बिना कांटेक्ट में आए वहां पर कार्य कर रही हैं, तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। सेम ऐसे मैग्नेटिक फोर्स, ये आयरन का पीस रखा है, ये मैग्नेट है, आयरन इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करिए दूर से ही, तो ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। सेम ऐसे ही आपका स्थित विद्युत बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। पीछे हमने समझा था, जैसे आप सिर पर स्केल लगाते हैं, फिर जो पेपर के टुकड़े होते हैं उस पर स्केल को लेकर जाते हैं, तो स्केल पर पेपर चिपकते हैं, तो वो दूर से चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो
वो भी आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो यहाँ पर हमसे डिफरेंट ही पूछ रहा है, वो क्या है, तो वो हो जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। क्यों? क्योंकि ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कैसा बल होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं और वो मूव करने की कोशिश या मूव कर रहे होते हैं, तब वहाँ पर घर्षण बल होता है। सेम ऐसे ही मस्कुलर फोर्स, जैसे ग्लास रखा है उसमें पानी है, तो ऐसा थोड़ी है ग्लास उठ के आ जाएगा अपने आप और मेरे मुंह में पानी आ जाएगा, नहीं, मुझे अपना हाथ जो है ग्लास पर लगाना होगा। और जब मैंने हाथ को ग्लास पर लगाया तो मैंने पेशीय बल, अपनी मसल्स का प्रयोग किया, तो वहाँ पर मस्कुलर फोर्स जो है वो काम कर रहा है। सेम ऐसे ड्रैग होता है। जब हम पानी में, जैसे कोई भी स्पेस शिप वगैरह चल रहा होता है, तो पानी को वो रोकने की कोशिश करता है, तो फ्लूइड में भी जो फ्लूइड होता है, जो द्रव होता है, वो भी एक घर्षण बल जो है वहाँ पर लगाता है। इसीलिए जो शिप वगैरह होते हैं उनको एक स्पेशल शेप दी जाती है। शेप इसलिए दी जाती है ताकि जो ड्रैग है, जो घर्षण बल है, वो वहाँ पर कम हो सके। तो वो ड्रैग जो होता है वो भी आपका किस में आता है? कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, क्योंकि पानी और जो शिप है वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। तो याद हो गया अब आपको कौन कौन से कॉन्टैक्ट फोर्स हैं और कौन कौन से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक, तीनों के तीनों नॉन कॉन्टैक्ट हैं, असंपर्क बल हैं। जबकि फ्रिक्शनल फोर्स, चाहे आपका मस्कुलर फोर्स हो, चाहे आपका ड्रैग फोर्स हो, ये सारे के सारे आपके कॉन्टैक्ट, संपर्क बल जो हैं वो आपके होते हैं। अब देखिए एक और पॉइंट आप यहाँ पर समझिए, हमारे 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। एक होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जो पृथ्वी हर तरफ अपनी चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, जिसे हम फोर्स की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं mg। जी क्या है? यहाँ पर ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये हो गया एक ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो आपने देखा होगा विद्युत धारा जो है कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है जब उसमें करंट हम पास कराते हैं। एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो यही 4 हमारी फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं, चारों याद हो गई आपको कौन सी हैं? इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है वो होती है आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, और सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होती है, याद रखेंगे, वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो इसका सीक्वेंस भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ ले। तो अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करूँ, बढ़ने से घटते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ी जो फोर्स होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे बड़ी फोर्स हो गई। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आ जाती है वो आती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दूसरे नंबर पर आ जाती है। फिर उसके बाद क्या आती है? वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे लास्ट में जो आ जाती है वो आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, वो सबसे कमज़ोर बल होता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस बल जो होता है वो सबसे, मतलब वो दिख रहा है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत बल जो होता है वो आपका होता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको इसलिए क्लियर करे हैं ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रह जाए, और अब हम क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जो 2016 में भी बना और 12 जनवरी 2022 में भी बना। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज लाइंग रेस्ट ऑन अ टेबल। अब ये टेबल है, टेबल पर एक वुड का जो गुटका है, लकड़ी का गुटका है, वो टेबल पर रखा है। तो इस पर कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस पर हमेशा काम कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब इसका जो वेट है वो टेबल भी क्या कर रही है, इस पर उतना ही रिएक्शन फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स जो है, वो इसके ऊपर की तरफ लगा रही है। तो यहाँ पर पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स, मल्टीपल पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक नॉर्मल फोर्स हो गया, एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मेरा सही होगा। लेकिन याद रखेंगे कि वुड जो है ये रेस्ट अवस्था में इस पर एज इट इज रखा हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स कार्य नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि मैं इसे मूव करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। घर्षण, फ्रिक्शन जब ही कार्य करता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे होते हैं। अगर वो मूव नहीं भी हो रहा है तब भी वहाँ है, या वो चल रहा होता है तब वहाँ फ्रिक्शन होता है। लेकिन अगर कोई रेस्ट में रखी है, स्टेशनरी कार अगर रेस्ट में है, आप उसे मूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ पर स्टैटिक फोर्स होता है। देखिए, स्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जब आप धक्का दे रहे हैं लेकिन वस्तु अपनी जगह से हिल नहीं रही है, तो वो स्टैटिक फोर्स है। धक्का तो दे रहे हैं, है ना, कोशिश कर रहे हैं मूव करने की, लेकिन वो हिल नहीं रही है। लेकिन जब आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन, कोई भी घर्षण वहाँ पर नहीं होता। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ जो दिसंबर 2018 में बना, वाई आर द सोल ऑफ शूज ट्रेडेड। जूतों के जो सोल होते हैं आपने देखा होगा वो असमतल क्यों होते हैं, चिकने नहीं होते, उनमें खांचे बने होते हैं। ये खांचे क्यों होते हैं, ये घर्षण को बढ़ाने के लिए होते हैं। आपने देखा होगा जब चप्पल जो होते हैं हमारे स्लीपर्स जो होते हैं वो पुराने हो जाते हैं तो बहुत चिकने हो जाते हैं नीचे से और उनसे फिसल कर गिरने का बहुत ज़्यादा डर होता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि वहाँ पर जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, वो कम हो जाता है और जब फ्रिक्शन कम होता है तो आप गिर सकते हैं। तो इसलिए खांचे इसलिए बने होते हैं ताकि जो घर्षण है वो बढ़ जाए। सेम ऐसे ट्रकों के जो टायर होते हैं उनमें भी खांचे होते हैं ताकि जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाए और एक बैलेंस तरीके से जो ट्रक है या आप जब चल रहे हैं स्लीपर्स को पहनकर एक बैलेंस तरीके से आप चल पाएँ, तो इसलिए हम घर्षण को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिसंबर 2018 में बना, अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है वो एग्जाम्पल जो आपका असंपर्क बल का उदाहरण है। तो सीधी सी बात है, जो मस्कुलर फोर्स होती है वो आपकी कैसी फोर्स होती है, सॉरी नॉन कॉन्टैक्ट की पूछ रहा है, कॉन्टैक्ट की नहीं पूछ रहा। मस्कुलर फोर्स जो पेशीय बल होता है उसमें तो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बल दोनों के दोनों, बी और सी दोनों के दोनों मेरे असंपर्क बल के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पर सही होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह का फ्रेम करके ना 2021-22 में भी और 22-23 में भी क्वेश्चन जो हैं आपके बने थे। जुलाई 2019 में क्वेश्चन बना, ये ऑफलाइन पेपर का एक क्वेश्चन है। देखिए ऑफलाइन में इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको देखने को। समीर रोल हिज मार्बल, समीर के पास क्या है, कंचे हैं, मार्बल हैं। उनको तीन तरह के जो फर्श हैं, एक है सेलोपेन शीट का, जो आपकी देखा होगा आप कवर वगैरह चढ़ाते हैं अपनी बुक्स वगैरह पर, वो पतली वाली जो शीट होती है, जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है, बहुत ही स्मूथ होती है, वो वाली सेलोफेन शीट हो गई। और एक कालीन है और एक समाचार पत्र पर क्या करता है, अपने मार्बल जो है, जो अपनी कंचे हैं, उनको तीन सरफेस पर जो है वो रुकाता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द मार्बल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर इज, कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में जो है वो हमें यहाँ पर बताना है कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कहाँ पर होगा, सबसे कम कहाँ पर। बढ़ते क्रम पे मतलब सबसे कम किस में लगेगा, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होगा और सबसे ही ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है फ्रिक्शन फोर्स का जो उन पर एक्ट कर रहा है। देखिए सबसे कम जो घर्षण बल लगेगा वो लगेगा आपका सेलोफेन शीट पर, क्योंकि यहाँ पर ये सरफेस कैसा होगा, ये बहुत चिकनी शीट होती है। आपने देखा होगा पन्नी वाली जो शीट आती है ट्रांसपेरेंट, वो बहुत चिकनी होती है। जब आप उस पर मार्बल डालेंगे तो मार्बल बहुत दूर तक जाएगा। इट मीन्स वहाँ पर जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पर कार्य कर रहा है वो सबसे कम कार्य करता है। दूसरे नंबर पर आ जाएगा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पर आप मार्बल को डालेंगे तो वो उतनी दूरी तो नहीं जाएगा जितनी सेलोफेन शीट जाएगा, बट उससे थोड़ा कम जाएगा। तो वहाँ पर घर्षण जो है थोड़ा बढ़ गया, जिसकी वजह से वो कम डिस्टेंस कवर कर पाया। और कारपेट जो कालीन देखा है उस पर अगर आप बॉल भी फेंकेंगे तो वो बहुत जल्दी रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है वो सबसे ज़्यादा है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था कि सबसे कम फ्रिक्शन कहाँ होगा, उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। सेवेंथ क्वेश्चन जो दिसंबर 2019 में भी बना और 22 दिसंबर 2021 में भी बना। यहाँ पर हमें जो गलत स्टेटमेंट है वो यहाँ पर पहचानना था। बॉल बियरिंग आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट ऑफ अ मशीन। बॉल बियरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच में घर्षण की वृद्धि के लिए किया जाता है, यही यहाँ पर गलत है। आपने देखा होगा पंखे में इस तरह से गोल इस तरह से लगा हुआ होता है, इसे हम बॉल बियरिंग कहते हैं। ये पंखे में इसलिए लगाया जाता है ताकि पंखा जो है इजीली घूम सके, जल्दी जल्दी आसानी से घूम सके, ताकि वहाँ पर घर्षण फ्रिक्शन जो है वो कम हो सके। क्योंकि मैंने आपको समझाया है जो घर्षण होता है वो रोकने की कोशिश करता है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। और ये कह रहा है कि हम बॉल बियरिंग को इसलिए लगाते हैं कि घर्षण फ्रिक्शन बढ़ा दें, नहीं, हम इसको इसलिए लगाते हैं कि फ्रिक्शन को हम कम कर सकें, घर्षण को हम कम कर सकें। इस घर्षण की वजह से कभी कभी बहुत हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इसलिए हम तेल वगैरह जो होते हैं वो मशीनों में डालते रहती हैं ताकि हम घर्षण को, फ्रिक्शन को कम कर सकें। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो मेरे यहाँ पर सही हैं। फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन द अर्थ। देखिए घर्षण, दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं वहाँ पर घर्षण जरूर होगा और उसे हम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल सही है। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो लेस होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ये बात भी सही है। अ फ्रिक्शन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड ऑन इट शेप, ये बात भी सही है। इतने से पॉइंट से, ये जो इतना सा पॉइंट लिखा है ना,
इससे 2023 में क्वेश्चन बना था असर्शन में। तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, असर्शन में इसको डाल दिया गया, ठीक है, कि ये सही है या नहीं है। तो ये सही है। जब घर्षण बल होती है, मैंने अभी बताया था आपको, जैसे शिप की एक स्पेशल शेप दी जाती है ताकि पानी से जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कम से कम हो जाए और फिर शिप जो है वो जल्दी जल्दी मूव कर सके। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑफ अ ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, यहाँ पर द्रव्य की बात हो रही है। तो द्रव्य के केस में वो उसकी शेप, जो आकृति होता है, उस पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी मेरा यहाँ पर सही है। तो गलत कौन सा था? पहला ऑप्शन जो है वो मेरा यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो घर्षण है वो 3 प्रकार का होता है, वो अभी हम आगे देखेंगे। जैसे अभी आपने एक ऑप्शन में देखा था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है, जैसे ये वाला ऑप्शन था कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो ये बात सही है, बट इसको अभी हम आगे और अच्छे से समझेंगे। तो अब ये तो बात क्लियर हो गई कि अगर क्वेश्चन बन जाए स्टेटमेंट में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है द्रव्य में, वो शेप पर डिपेंड करता है, बिल्कुल, तभी हम इस शेप को स्पेशल शेप देते हैं ताकि जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, जो ड्रैग फोर्स वहाँ पर लग रही है वो कम हो सके। साइंस 2019 में एक क्वेश्चन ये और बना, इन ऑर्डर टू स्लाइड, देखिए अब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन अ ग्राउंड इन हर रूम, रेशमा शुड अप्लाई अ फोर्स विच इज ग्रेटर देन विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्स। अब देखिए कमरे के फर्श पर एक विशाल बॉक्स सरकाने के लिए, अब सरकाने के लिए वो पक्का उसे धक्का लगा रही होगी, तो रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना होगा? उसको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा बल लगाना होगा, तभी वो ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पर मूव कर पाएगा। जैसे स्टेशनरी कार है, एक आदमी उस पर धक्का लगा रहा है तो वहाँ पर घर्षण बल है, 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 5 न्यूटन की लग रही, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाया। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये किस प्रकार की फ्रिक्शन फोर्स है? ये आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, स्थिर घर्षण बल है। तो इस कार को मूव कराने के लिए मुझे इतना बल लगाना पड़ेगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या हो सके, आपका ज़्यादा हो सके। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन अगर 5 न्यूटन का लग रहा है तो मुझे इतना ज़्यादा बल लगाना होगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या हो, आपका ज़्यादा हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 दिसंबर 2021 में बना, विच ऑफ दीज फिनोमिना कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ के सेंटर पर जो है वहाँ से लगना शुरू होता है, वहाँ से अर्थ जो है हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, बिल्कुल, ये जो सन के अराउंड प्लैनेट मूव कर रहे हैं तो सन भी क्या कर रहा है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगा रहा है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह का बैलेंस बना हुआ है कि हर प्लैनेट जो है अपनी ही सतह पर इस तरह से अपने ही एरिया में जो है वो चल रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स पर आधारित है। अकरेंस ऑफ टाइड, ये जो अकरेंस, जो ये ज्वार भाटा आते हैं, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होते हैं। ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। जैसे देखिए 2 चीज़ होती हैं, एक होता है वेट, इससे भी क्वेश्चन बना था इसलिए मैं समझा देती हूँ, एक होता है मास। वेट आपका बदलता है लेकिन मास कभी नहीं बदलता, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। मास क्यों नहीं बदलता? क्योंकि मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर, चाहे मैं यहाँ पर हूँ चाहे मैं मून पर चली जाऊँ, मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ी बदल जाएगा कभी। ऐसा थोड़ी है कि मेरी बॉडी जो है जिस तरह का स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा। मतलब बेसिकली बात ये है। तो वो क्या है, वो मास है। मास कभी नहीं बदलता, आप कहीं भी चले जाइए। लेकिन वेट, जो भार होता है, वो बदलता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है तो मेरा वेट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होता है। लेकिन अभी अगर मैं मून पर चली जाऊं तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी का, अर्थ का 1/6 होता है। इट मीन्स अगर मेरा वेट यहाँ 60 kg है तो मून पर मेरा वेट 60 का 1/6 होगा, इट मीन्स 10 kg होगा। तो वेट में चेंज आता है लेकिन मास में कभी चेंज नहीं आता। तो वेट निर्भर करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर। जैसे मून पर कम ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वहाँ वेट भी मेरा कम हो गया, 10 kg हो गया। तो ये भी सही हो गया। ये तीनों फिनोमिना ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल पर जो है उसके द्वारा समझाए जा सकते हैं। लेकिन ये जो ग्रहण का परिणाम ग्रहण जो पड़ते हैं आपके सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनका ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जो 23 दिसंबर 2021 में बना, 4 बॉल आर थ्रोन,
4 बॉलें जो हैं एक समान फोर्स लगाकर क्या कर गई हैं, 4 तरह के डिफरेंट सरफेस पर फेंकी गई हैं। ये 4 तरह के डिफरेंट सरफेस हैं। ऑन विच टाइप ऑफ सरफेस वुड द बॉल ट्रेवल द मैक्सिमम डिस्टेंस, किस प्रकार की सतह पर जो गेंदें हैं वो अधिकतम दूरी तय करेंगी। जहाँ पर घर्षण सबसे कम होगा, जहाँ पर फ्रिक्शन सबसे कम होगा, उस सरफेस पर बॉल मेरी सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी। सी बीच की बात करूँ तो वहाँ बहुत रेत होता है, वहाँ तो घर्षण बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से चलने में दिक्कत होती है। सेम ऐसे ही सीमेंटेड रोड जो होती है उस पर भी घर्षण जो है होगा। वुडन स्लाइड जो होंगी वहाँ पर भी जो वुड के लकड़ी के टुकड़े हैं वो डेफिनेटली वहाँ पर घर्षण जो है वहाँ पर होगा। लेकिन जो स्केटिंग रिंग होता है, स्केटिंग रिंग आपने देखा होगा ना, वो बहुत स्मूथ होता है, जो स्केटिंग करने के लिए होता है वो बहुत चिकना होता है, तो वहाँ पर घर्षण सबसे कम होगा। और जब वहाँ फ्रिक्शन सबसे कम होगा तो बॉल सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वहाँ पर ही कवर करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 जो 24 दिसंबर 2021 में बना। असर्शन अभिकथन यहाँ पर दिया, अ बॉय ऑब्जर्व दैट स्ट्राइकर ऑफ अ कैरम बोर्ड इज मूविंग इजिली व्हेन हिज सिस्टर स्प्रेड टैल्कम पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। बिल्कुल हम भी करते थे अपने बचपन के समय में। एक लड़के ने देखा कि कैरम बोर्ड का जो स्ट्राइकर है वो आसानी से गति कर रहा है। कब? जब उसकी बहन ने क्या करा, उस कैरम पर जो टैल्कम पाउडर है वो छिड़क दिया, उससे वो स्मूथली चलने लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने घर्षण फ्रिक्शन को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब इसके पीछे का रीज़न जो दिया है कि जो टैल्कम पाउडर है कि वो घर्षण को बढ़ा देते हैं। नहीं, वो घर्षण को बढ़ाता नहीं है। टैल्कम पाउडर कैरम और जो स्ट्राइकर है उसके घर्षण को बढ़ा देता है, नहीं, वो घर्षण को कम कर देता है। तो रीज़न यहाँ पर गलत है, असर्शन सही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही आंसर होगा। ए तो ट्रू है लेकिन जो रीज़न दिया है वो मेरा यहाँ पर फॉल्स है, तो ऑप्शन 3 हुआ मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर जो गलत कथन है वो हमें बताने, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पर हमसे गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। जिम्नास्ट जो होता है, आपने देखेंगे जो जिम्नास्ट आपने देखा भी होगा, जब आप ओलंपिक वगैरह देखते हैं तो वो अपने हाथों पर खुरदरा पदार्थ जो हैं वो लगाती हैं। बिफोर द गेम दे अप्लाई कोर्स सब्सटेंसेज टू रिड्यूस इंटरलॉकिंग एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। देखिए घर्षण को, इंटरलॉकिंग को कम करने के लिए नहीं, इंटरलॉकिंग को बढ़ाने के लिए। देखिए पसीने से उनके हाथ जो है ना वो चिकने से हो जाते हैं, तो जब वो ग्रिप बनी रहे उसके लिए क्या करते हैं, वो अपने हाथों पर खुरदुरा पदार्थ लगा लेते हैं जिससे क्या हो जाए, घर्षण बढ़ जाए और वो आसानी से क्या करें, चीज़ों को इजीली पकड़ पाएँ, मजबूताई जो है वो बनी रहे। तो घर्षण बढ़ेगा जब ही तो मजबूताई बनी रहेगी, वो रोक कर रखेगा उसको। तो इंटरलॉकिंग को रिड्यूस नहीं करते, यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं उसे। तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आंसर वाला लिखा है, ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। ए और सी, मतलब ए और सी मेरे यहाँ पर गलत हैं। अब सी में क्या कह रहा है कि जो ट्रैक इवेंट होते हैं, आपने देखा होगा जो एथलीट के शूज़ होते हैं उनमें ग्रूव होते हैं, उनमें खांचे बने होते हैं इस तरह से बहुत ज़्यादा। द सोल ऑफ द एथलीट शूज़ इज ग्रूव्ड टू रिड्यूस इंटरलॉकिंग, नहीं, इंटरलॉकिंग को बढ़ाने के लिए, ताकि जब वो रेस में भाग रहे हैं वो फिसल कर गिर ना जाएं। इसलिए उनके जो जूते होते हैं उनके तले खांचेदार होते हैं ताकि जो गुंथन है वो बढ़ जाए, फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाए और एक जो मेंटेनेंस है बैलेंस का वो बना रहे और कुशलता उनकी बढ़ जाए, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर सी भी जो है वो गलत हो जाएगा। रिड्यूस नहीं, इंक्रीज़ करने के लिए इंटरलॉकिंग ऐसा वो करते हैं, उनके शूज़ जो हैं वो ग्रूव्ड होते हैं। तो ए और सी मेरे यहाँ पर गलत हैं, जबकि बी जो है वो यहाँ पर सही है। इट मीन्स फाइन पाउडर इज स्प्रिंकल डेलिबरेटली ऑन कैरम बोर्ड बिफोर द गेम टू रिड्यूस द इंटरलॉकिंग एंड इंक्रीज इफिशियंसी। बिल्कुल ये काम होता है, खेलने से पूर्व हम क्या करते हैं, कैरम बोर्ड पर जानबूझकर एक महीन पाउडर छिड़का जाता है ताकि जो गुंथन है वो कम हो सके, इंटरलॉकिंग रिड्यूस हो सके और जो कैरम का स्ट्राइकर है वो इजीली, वहाँ पर जो गोटियाँ भी हैं वो भी इजीली मूव कर सके। तो बी यहाँ पर सही है और ए और सी मेरा यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 28 दिसंबर 2021 में बना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज मैन टू रिड्यूस फ्रिक्शन फॉर यूजफुल आउटकम, उपयोगी परिणामों के लिए निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। जहाँ पर हमें फ्रिक्शन कम करना है, जैसे फैन में आपके बॉल बियरिंग लगे थे घर्षण को कम करने के लिए ताकि फैन इजीली घूम सके। मेकिंग ग्रूव्स ऑन द शू सोल, जूतों की जो तली होती हैं, तलवे होते हैं, उन पर खांचे हम इसलिए बनाते हैं घर्षण को बढ़ाने के लिए, ना कि कम करने के लिए। ऐसे टायरों में जो खांचेदार बने होते हैं वो भी फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए होते हैं, ना कि रिड्यूस करने के लिए। ब्रेक भी जो लगे ब्रेक होते हैं वाहनों में वो भी घर्षण को रोकने के, घर्षण को कम करने के लिए होते हैं, क्योंकि
घर्षण को बढ़ाने के लिए होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, ये भी घर्षण बढ़ा देता है और हमें ऑप्शन में बताना है कि किसमें घर्षण कम होता है। क्योंकि देखिए ब्रेक लगाने से क्या होता है, जैसे अभी सड़क पर हमारी कार जो है स्मूथली चल रही है, तो मतलब वहाँ पर घर्षण कम है, फ्रिक्शन कम है। अब फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए घर्षण बढ़ जाए और कार रुक जाए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्रेक जो है वो लगाते हैं। ये सब तीनों ऑप्शन शुरू के जो हैं ये घर्षण बढ़ाने के लिए होते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए होते हैं। लेकिन हम ग्रेफाइट क्या है, एक लुब्रिकेंट है, वो हम लगा रहे हैं पार्ट ऑफ द मशीन, मशीन के बीच में जो स्नेहक होते हैं, लुब्रिकेंट जो हैं, नोट्स में आप देखेंगे तो उसमें लिखा है, तो नोट्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा उनको एक एक पॉइंट को। तो जो ग्रेफाइट है, लुब्रिकेंट जो हम लगाते हैं पार्ट ऑफ मशीन में, वो इसलिए लगाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाए, घर्षण जो है, फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। इसी में हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बतानी है, जो 31 दिसंबर 2021 में बना। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन सी हैं, मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल नॉन कॉन्टैक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने पीछे भी समझाई थी। तो बी, डी और ई, चुंबकीय, गुरुत्वाकर्षण और स्थिर विद्युत, बी, डी और ई, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाकी पेशीय बल और घर्षण बल, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स ये आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं। अगर ड्रैग फोर्स भी पूछ ले तो वो भी आपकी क्या होती है, वो भी आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स ही होती है। तो बी, डी, ई मेरा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 1 जनवरी 2022 में बना, देखिए अब यहाँ पर पूछ लिया कि कॉन्टैक्ट फोर्स जो है उनका समुच्चय बताओ। तो ग्रेविटेशनल नहीं होगा, मैग्नेटिक नहीं होगा, यहाँ पर ग्रेविटेशनल ये नहीं होगा, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर होगा। देखिए ड्रैग मैंने भी बताया था, मस्कुलर मांसपेशीय बल और घर्षण बल, ये तीनों के तीनों में दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये आपके कांटेक्ट फोर्स होते हैं, संपर्क बल होते हैं। तो ऑप्शन 3 मेरा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 जो 5 जनवरी 2022 में बना। आप देखिए 3 तरह के घर्षण होते हैं। एक होता है स्टैटिक घर्षण, जो मैंने अभी आपको समझाया था, लड़की धक्का दे रही है एक बॉक्स को लेकिन बॉक्स हिल नहीं रहा, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। उसके बाद देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है, इस तरह से जैसे आपने स्लाइडर देखा होगा तो उस पर फिसलता है, तो वहाँ पर घर्षण थोड़ा कम होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका लोटनिक घर्षण, जिसे हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जो अटैचियों में आपके गोल गोल पहिए नीचे लगे होते हैं वो रोलिंग फ्रिक्शन होते हैं। वहाँ पर वो इसलिए होते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम हो जाए और आपकी अटैची जो है सड़क पर आसानी से चल सके, तो वहाँ पर हम घर्षण को सबसे कम कर देते हैं। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा घर्षण, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है, स्थैतिक घर्षण में होता है। और सबसे कम फ्रिक्शन किस में होता है, रोलिंग फ्रिक्शन में होता है, लोटनिक घर्षण में होता है। और बीच में आपका आता है कौन सा, आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो आपका बीच में आता है, जिसे हम सर्पी घर्षण बोलते हैं हिंदी में। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सही कथन कौन सा है, कि स्टैटिक फ्रिक्शन तो सबसे ज़्यादा होता है, तो ये हो गया पहला ऑप्शन गलत। ये कह रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर, नहीं, स्टैटिक घर्षण जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, तो वो ज़्यादा हो ही नहीं सकता किसी से। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, नहीं, क्योंकि लोटनिक घर्षण अभी मैंने बताया वो सबसे कम होता है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर, स्टैटिक फ्रिक्शन स्मॉलर नहीं होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो थर्ड ऑप्शन भी बाहर हो गया। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो मेरा ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से, बिल्कुल, लेकिन कम होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पर सही है। सर्पी घर्षण लोटनिक से तो अधिक है परंतु स्टैटिक से कम है, क्योंकि जो सर्पी घर्षण है, स्लाइडिंग है, वो बीच में आता है, तो ये रोलिंग से तो ज़्यादा है लेकिन स्टैटिक से क्या है, कम है, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पर आंसर है। अब देखिए 29 दिसंबर 2022 में भी सेम यही क्वेश्चन बना। यहाँ पर हमें रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के परिमाण के बारे में यहाँ पर हमें बताना है कि मतलब 4 वैल्यू दे दी, जैसे फ्रिक्शन है यहाँ पर 5 न्यूटन होगा, 10 न्यूटन, मतलब इस तरह से बोल लिया, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बोला, लेकिन बट आपसे पूछिए यहीं पर रहे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर अरेंज करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है रोलिंग से, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन रोलिंग क्या ज़्यादा है स्टैटिक से, नहीं। देखिए हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जहाँ पर या तो स्टैटिक सबसे पहले नंबर पर हो या रोलिंग सबसे पहले नंबर पर हो, तो असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। तो हमें 3 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन मेरा सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है स्लाइडिंग, और स्लाइडिंग जो है ज़्यादा होता है किससे, रोलिंग से, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर मुझे सही दिख रहा है। बाकी अगर मैं देखूँ रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होता, ये तो सबसे कम होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन तो ज़्यादा है, लेकिन ये कह रहा है स्लाइडिंग और रोलिंग जो सर्पी और लोटन घर्षण है दोनों बराबर होते हैं, नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा यहाँ पर सही है कि सबसे ज़्यादा घर्षण होता है स्टैटिक में, उसके बाद आता है स्लाइडिंग में, और सबसे कम घर्षण होता है वो मेरा लोटन घर्षण में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर है। 10 जनवरी 2023 में ये क्वेश्चन बना, इफ एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट रेस्ट ऑन अ सरफेस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू कंक्लूड अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, किसी सतह पर, देखिए उसी तरह का रिपीटिशन क्वेश्चन है,
जो पहले भी बन चुके हैं आपके। यदि किसी सतह जो वस्तु विराम अवस्था पर है उस पर कार्य करने वाले बलों के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकाल देंगे। फोर्स वहाँ पर काम करती है। अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, बिल्कुल। अ पेयर ऑफ मल्टीपल बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, मतलब एक नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है, एक ऊपर आपकी नॉर्मल फोर्स भी लग रही है, जिसे हम रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। तो पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स, या हम ये कह सकते हैं पेयर ऑफ मल्टीपल बैलेंस फोर्स जो है यहाँ पर कार्य कर रही हैं। बी और सी मेरे दोनों सही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 जो 12 जनवरी 2023 में बना। अब देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन है, अ वुड ऑफ ब्लॉक इज लाइंग एट रेस्ट ऑन अ टेबल। तो कौन कौन से बल उस पर कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पर जो फोर्स कार्य करते हैं वो होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स। ये जो बुक रखी है नीचे की तरफ इस पर लग रहा है mg ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर की तरफ यहाँ पर लग रहा है आपका रिएक्शन फोर्स जो है वो आपका लगता है, जिसे हम नॉर्मल फोर्स जो है आपका बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। गुरुत्वाकर्षण बल एवं सामान्य बल जो है वो इस पर कार्य करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण यहाँ पर कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पर कोई वस्तु को धक्का नहीं दे रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन तभी कार्य करता है जब हम मूव करने की कोशिश कराते हैं या सब्सटेंस मूव कर रहा होता है। तो ना तो यहाँ हम मूव करने की कोशिश करा रहे हैं, इस वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। ऑप्शन 2 मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13 जनवरी 2023 में बना, यहाँ पर पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है गुरुत्वाकर्षण बल है उसके संदर्भ में क्या सही है। इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यही बात सही है। ये क्या होता है आपका, ये असंपर्क बल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पर सही होगा। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होती, आपको बताया था। जो ग्रेविटेशनल, जो 4 फंडामेंटल फोर्सेज होती हैं, जो 4 फंडामेंटल बल हैं, उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो सबसे कम होता है, वो वीकेस्ट फोर्स होता है, ना कि स्ट्रॉन्ग। ये बात भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन 1 मेरा यहाँ पर आंसर था। एनसीईआरटी के साइंस बाइलिंगुअल नोट चाहिए, सारे प्रीवियस ईयर आपको इंक्लूड करके मिलेंगे विद आंसर्स। आपको क्या करना है, 120 रुपीज़ जो है वो पे करनी है। मेरी UPI ID है ये। इसके रिगार्डिंग आप मेरे को मेरी मेल ID या व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज कर सकती हैं। आपको नोट्स और सारे प्रीवियस ईयर सब अच्छे से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उससे आपको हेल्प ये होगी कि जब लास्ट टाइप में आप क्वेश्चन जब रिवीजन करेंगे तो उसको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी, और जब चैप्टर पढ़ के आके आप ये क्वेश्चन करेंगे तब भी बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। 21 क्वेश्चन देखते हैं जो 13 जनवरी 2023 में बना। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखिए मैंने बॉल को क्या करा, ऊपर ऐसे फेंका, तो कौन कौन से फोर्स उस पर कार्य कर रहे हैं। बॉल ऊपर जाती है, कुछ समय बाद नीचे आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल तो वहाँ कार्य कर रहा है। जब भी 2 ऑब्जेक्ट हैं तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल तो भैया है ही, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ वापस खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर कार्य कर रहा है। अब देखिए एयर है, यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स हैं, बॉल ऊपर गई, नीचे आ रही है, तो क्या हो रहा है देखिए आप देखेंगे जो बॉल के पार्टिकल हैं उससे टकराते हुए बॉल नीचे को आ रही है। तो ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, बॉल को रोकने की कोशिश करेंगे। ये उसको, अब जैसे आप कार में हाथ बाहर निकालते हैं तो आप हाथ आगे को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवा जो है वो आपके हाथ को पीछे की तरफ कर देती है। तो वहाँ पर घर्षण जो है, एयर का जो रेजिस्टेंस है, एयर जो वायु है वहाँ प्रतिरोधक की तरह कार्य करती है और वो उसको रोकने की कोशिश करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 जनवरी 2023 में बना, असर्शन और रीजन दिया है, इन्हीं को ध्यान में रखकर हमें बताना है अपना आंसर। देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टेशनरी कार। बिल्कुल किसी स्थिर कार पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है। लेकिन अभी यहाँ पर मैं लिख देती, सीमा इज ट्राइंग टू मूव द स्टेशनरी कार। सीमा जो है स्टेशनरी कार को मूव कराने की कोशिश कर रही है, तब वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्थैतिक घर्षण, या फिर मैं कह सकती हूँ घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पर आ जाता। लेकिन जब कार स्टेशनरी है, उसको कोई धक्का नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। यहाँ पर असर्शन पूरी तरह से सही है। फ्रिक्शन एक्ट ओनली ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, ऐसा थोड़ी है, मूविंग ऑब्जेक्ट पर ही थोड़ी फ्रिक्शन एक्ट करता है। मूव नहीं भी कर रहा है लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कार्य कर रहा होता है। तो हम नहीं कह सकते घर्षण केवल गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है। जो वस्तु गतिशील भी नहीं है, रुकी हुई हैं, फिर भी आप उन पर धक्का लगा रही हैं, जैसे एक दीवार पर मैं धक्का लगाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन दीवार हिल थोड़ी रही है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वहाँ पर है। तो उस केस में हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर मेरा रीज़न गलत है, असर्शन सही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा आंसर होगा। ए तो मेरा करेक्ट है लेकिन आर मेरा फॉल्स है।
18 जनवरी 2023 में एयर फ्रिक्शन जो क्या करती है, बॉल अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो उसको रोकने का काम करती है, तो ये ग्रेविटी के अपोजिट कार्य करती है, अपोजिट टू द ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो है ये कार्य करती है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस केस में आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 19 जनवरी 2023 में बना, यहाँ पर फिर से वो अभिकथन और कारण है, उनके आधार पर हमें बताना है क्या गलत है क्या सही है। इट इज़ ईजी टू स्लाइड द लाइटर ऑब्जेक्ट देन द हैवियर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, जो हल्का ऑब्जेक्ट होगा आप देखेंगे उसको आपको खिसकाने में, स्लाइड करने में बहुत आसानी होगी देन द हैवियर ऑब्जेक्ट। तो इससे हमें ये भी पता चला जो फ्रिक्शन होती है वो मास पर डिपेंड करती है। अगर वस्तु का भार ज़्यादा है तो वस्तु को खिसकाने में दिक्कत होगी। इट मीन्स देखिए, फ्रिक्शन फोर्स जो है, अगर मास ज़्यादा है तो घर्षण भी वहाँ ज़्यादा हो जाता है, मास अगर कम है तो घर्षण भी वहाँ कम हो जाता है। इसी वजह से जो स्लाइड करना आसान होता है हमें जो हल्की वस्तु होती है। तो असर्शन तो सही है। अभी कह रहा है फ्रिक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन, नहीं, फ्रिक्शन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा घर्षण और उतना ही उसको धक्का देने में मुश्किल होगी। तो घर्षण इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, वो तो समान अनुपाती होता है उसके। तो रीज़न गलत है, फिर से ए असर्शन सही है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर आंसर होगा। ए करेक्ट है लेकिन मेरा आर जो है वो इनकरेक्ट है, वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन 20 जनवरी 2023 में गलत कथन हमें यहाँ पर बताना है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक से, बिल्कुल ये बात तो सही है। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है आपने देखा होगा वो स्टैटिक से कम होता है, क्योंकि सबसे पहले तो स्टैटिक ही आता है, उसके बाद स्लाइडिंग आता है। तो स्लाइडिंग उससे कम ही तो हुआ, सर्पी घर्षण कम होता है, ये बात सही है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि रोलिंग सबसे कम होता है इसलिए वो उससे लेस होता है स्लाइडिंग से। सर्पी घर्षण से लोटनेस निम्न होता है, ये दोनों बात यहाँ पर सही है। अब हमें गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड। देख रहे हैं, यही पॉइंट उठाया गया था वो प्रीवियस ईयर का जो चौथा ऑप्शन था, वहाँ से ये उठा लिया। घर्षणी बल किसी द्रव में वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता, वो करता है वस्तु का आकार, शिप का आकार पतला इस तरह से बनाया जाता है कि जो घर्षण बल है वो कम से कम हो सके। तो शेप पर डिपेंड करता है, फ्लूइड कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। यही मेरा यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं होता। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करती है किस पर? शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड, जो द्रव में वस्तु का आकार है उस पर ये घर्षण बल जो है निर्भर करता है, और ये कह रहा है निर्भर नहीं करता, इसी वजह से ये मेरा गलत हो गया। बाकी फोर्थ ऑप्शन सही है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन बोथ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब जो दोनों सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए हैं उन दोनों पर ही ये कार्य करता है, ये बात भी यहाँ पर सही है। देखिए क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एक बॉक्स रखा था उसके ऊपर मैंने एक और बॉक्स रख दिया लाके, तो यहाँ पर क्या घर्षण बल कार्य कर रहा है? तो उस केस में भी घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पर मूव कराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। तो याद रखिएगा, घर्षण तभी कार्य करता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश करते हैं या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 24 जनवरी 2023 में बना, यहाँ पर हमसे घर्षण के संदर्भ में सही कथन जो ट्रू स्टेटमेंट है वो पूछ रहा है। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो डिपेंड करती है। अभी पीछे हमने देखा था जितना ज़्यादा मास होता है उतना ही ज़्यादा घर्षण होगा। तो सही कथन पूछ रहा था, तो ये तो सही नहीं है। देयर इज़ नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी कार, बिल्कुल विराम अवस्था में किसी कार पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता, अभी हमने पीछे भी देखा था। तो ये बात तो सही है, सही कथन नहीं पूछ रहा था। अब इसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों ही सही हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल जो सर्पी घर्षण होता है वो लोटन से क्या होता है? सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण कम होता है, ये बात बिल्कुल सही है। एयर फ्रिक्शन एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, नहीं, ये जो एयर फ्रिक्शन होता है ये तो उसके अपोजिट करता है। ग्रेविटी नीचे को खींचने की कोशिश कर रही है और एयर फ्रिक्शन ऊपर की दिशा में उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उसके अपोजिट वर्क करता है, ना कि उसकी डायरेक्शन में। तो फोर्थ गलत है। अब किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन किया नहीं होगा, ऑफिशियल आंसर की में इसको क्या कर दिया, सही मान दिया, जबकि ये जो सेकंड ऑप्शन है ये भी यहाँ पर सही है। सेकंड और थर्ड मेरे यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो ये आपको अब अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 25 जनवरी 2023 में बना, बहुत छोटे सरल तरीके से मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगी। रूही है, अपनी कार को 4 सरफेस पर चलाने की कोशिश कर रही है। 4 सरफेस आपको दे दिए, कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं हमसे लास्ट में चार कार जब उसने चलाई होंगी इन 4 सरफेस पे, तो उन्होंने कोई दूरी डिस्टेंस जो है वो वहाँ पर कवर करा होगा। वो डिस्टेंस है D1 D2 D3 D4 चारों सरफेस का, और सरफेस हैं S1 S2 S3 S4, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली शो द डिस्टेंस कवर बाय द टॉय कार ऑन अ डिफरेंट सरफेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बताना है, मतलब सबसे कम डिस्टेंस कहाँ पर हुआ, उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कार कहाँ कवर करेगी, ये हमको बताना है। 4 सरफेस हैं। अब आप देखेंगे अगर हमारे घर में जो टाइल्स वगैरह लगी होती हैं उन पर अगर हम पानी वगैरह गिर दें तो आप देखेंगे आप फिसल कर गिरने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब अगर आपने उसी सरफेस, जो सरफेस पहले से ही था, ड्राई मार्बल सरफेस था पहले से ही, अगर उस पर अगर आपने पानी डाल दिया तो वहाँ पर आपको फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट मीन्स घर्षण वहाँ कम हो जाता है। और जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो डिस्टेंस जो कार ट्रेवल करेगी वो ज़्यादा कर पाएगी। लेकिन पानी की जगह अगर मैं तेल डाल दूँ तो घर्षण और भी कम हो जाएगा, तब तो एकदम ही आप फिसल कर गिर जाएंगे। तो वहाँ फ्रिक्शन और भी कम हो गया। जितना फ्रिक्शन कम होता चला जाएगा, कार जो है यहाँ पर जो लड़की ने कार सरफेस पर चलाई है वो उतनी ही दूरी कवर करेगी। तो उसी के हिसाब से हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ड्राई मार्बल फ्लोर है, एक आपका पानी वाला मार्बल फ्लोर है, एक मार्बल फ्लोर है जिस पे मैंने क्या कर रखा है, ऑयल फेंक दिया है, एक मार्बल फ्लोर है जिस पर मैंने न्यूज़पेपर जो है वो यहाँ पर लगा दिया। अब न्यूज़पेपर मार्बल के ऊपर लगाने से क्या करें, न्यूज़पेपर पे आप चल के देखिएगा आपको चलने में दिक्कत होगी, वो आपको रोकने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर घर्षण फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो कार यहाँ पर सबसे कम डिस्टेंस करेगी। यहाँ जो S4 है इसमें जो डिस्टेंस होगा D4 वो मेरा क्या होगा, यहाँ पर सबसे कम होगा। तो ये सबसे पहले ऑप्शन में आना चाहिए, जो कि एकमात्र पहले ऑप्शन में ही दे रखा है। तो यहाँ पर कार ने सबसे कम डिस्टेंस कवर करा, क्योंकि आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, बढ़ता हुआ क्रम, तो पहले सबसे कम वाला आएगा, फिर उससे ज़्यादा वाला आएगा ड्राई मार्बल सरफेस, तो फिर आपका D2 आ जाएगा। उसके बाद पानी वाला सरफेस आ जाएगा D1, और सबसे लास्ट में जहाँ घर्षण सबसे कम होगा वहाँ पर कार सबसे ज़्यादा दूरी कवर करेगी, वो हो जाएगा ऑयल वाला मार्बल सरफेस, दैट इज़ D3। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन सबसे कम हो गया। आप अपने दिमाग से लॉजिक लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप अपने आप को वहाँ पर कंसिडर करें कि अगर सूखा फर्श है, गीला फर्श है, तेल वाला फर्श है, तो वहाँ पर घर्षण कैसे रहेगा, फ्रिक्शन कैसे रहेगा, उसी से करना था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 25 जनवरी 2023 में बना, इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ऑप्शन पूछ रहा है आपसे फोर्स के बारे में। बल के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है, ये हमसे पूछ रहा है। फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, सबसे शुरू में ही मैंने समझाया था। इसी वजह से हम इसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, सदिश राशि जो है वो हम यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि इसमें परिमाण भी होती है, इसकी एक वैल्यू भी होती है, और इसमें हम दिशा भी देखते हैं, जिस दिशा में हम बल, जो फोर्स है वो हम लगा रहे होते हैं। तो ये तो सही है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट में कॉज चेंज इन इट्स शेप, बिल्कुल किसी वस्तु पर कार्य करता बल उसका आकार बदल सकता है। जैसे अगर मैं आटा गूंद रही होती हूँ तो जब मैं आटे पर फोर्स लगा रही होती हूँ तो आप देखते हैं उसकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे किसी बैलून को पिचकाते हैं तो वो पिचक जाता है, तो वहाँ पर जब आप फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो वो उसकी शेप बदल देता है, बदल सकता है। तो ये बात भी सही है। फोर्स कैन एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट, बिल्कुल जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी हो गई, मैग्नेटिक फोर्स हो गई, चुंबक फोर्स हो गई, ये फोर्स तब भी कार्य करती है जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते। तो तीसरा पॉइंट भी सही है। इट मीन्स चौथा पॉइंट ही मेरा यहाँ पर गलत है। फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन वन पुशेस इट, पुश नहीं, पुश और पुल दोनों होते हैं। किसी वस्तु पर बल तभी लगता है जब उसे धक्का दिया जाता है, धक्का दिया भी जाया जा सकता है, धक्का लगाया भी जा सकता है, पुश और पुल दोनों होता है। इस वजह से फोर्थ ऑप्शन हो गया मेरा गलत, यही आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 जो 27 जनवरी 2023 में बना। यहाँ पर हमसे सही कथन जो है वो पूछ रहा है। अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। अब तो पूरी तरह से रट गया होगा। बल किसी वस्तु पर कार्य कर सकता है चाहे वह संपर्क में हो या ना हो, बिल्कुल बात सही है। इसे ही तो हम कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो ये तो पक्का आंसर में आएगा। ये जब पक्का आंसर में आएगा तो अब इन दोनों ऑप्शन में से ही कोई सा मेरा आंसर होगा। अर्थ मोल्टन मैग्नेटिक कोर इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल जो कोर होता है, जो बिल्कुल अर्थ का सेंटर कोर होता है, वहीं से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपकी ओरिजिनेट होती हैं। आप ये बात भी याद रखेंगे। बीच वाला हिस्सा जो होता है अर्थ का वो मेंटल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेंटल कहलाता है। और ऊपर वाला हिस्सा जो भूपर पट्टी होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उसे हम क्रस्ट कहते हैं। तो 3 हिस्से होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो कोर जो होता है वहाँ से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो ओरिजिनेट करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र का उद्गम वहाँ से होता है। ये बात सही है, याद भी रखेंगे। हो सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में बन जाए। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, हम पढ़ते हैं ये वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स में आती है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक शक्तिशाली नहीं, सर्वाधिक कमज़ोर बल होता है। तो यहाँ पर ये तो ट्रू नहीं है, सी भी ट्रू नहीं है।
न्यूक्लियर फोर्स आर द वीकेस्ट ऑफ फंडामेंटल फोर्स। यहाँ पर जो नाभिकीय बल होता है वो सबसे कमज़ोर मौलिक बल होता है। देखिए यहाँ पर लिखकर तो ये दिया नहीं है कि ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है। जब वीक लिखकर नहीं देगा, स्ट्रॉन्ग लिखकर नहीं देगा, तो हम यही मानेंगे यहाँ पर बात स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की हो रही है। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स होता है। ठीक है, तो डी भी यहाँ पर क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, और गलत दे रखा है इट मीन्स ए और बी ही मेरे सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30th क्वेश्चन 28 जनवरी 2023 में बना। इसको तब आप वीडियो पोस्ट करके खुद से करने की कोशिश करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अरेंज डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। इनको हम घर्षण बलों के बढ़ते क्रम में लगाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन पेपर में बढ़ते क्रम में पूछ लिया, हो सकता है आपसे घटते क्रम में पूछ ले। तो बढ़ते क्रम में जो है सबसे कम फ्रिक्शन जिसमें होगा पहले वो आएगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम घर्षण, सबसे कम फ्रिक्शन किस में होता है, वो आपका रोलिंग में होता है। उससे ज़्यादा किससे होता है, वो सर्पी घर्षण सर्पण में होता है, स्लाइडिंग में होता है। और सबसे ज़्यादा घर्षण फ्रिक्शन किस में होता है, वो आपका स्टैटिक में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 जो 1 फरवरी 2023 में बना। आइडेंटिफाई द फ्लूइंग। यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है। देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स सबसे पहली बात कर रहा है, तो फ्रिक्शन तो आपकी नॉन कॉन्टैक्ट होती नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो गया, यहाँ से हट गया। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, 3 ऑप्शन में मैग्नेटिक फोर्स दे रखी है, तो ये आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। चुंबकीय बल आपका असंपर्क बल है, ये हम पढ़ते हैं, तो ये बात तो सही है। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। प्रेशर जो होता है, जो दाब होता है, वो यही तो होता है कि घर्षण थोड़ी होता है। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, ये तो घर्षण नहीं होता। तो घर्षण नहीं होता तो सीधे से हम अपने आंसर पर आ गए, ऑप्शन नंबर 2। तो इस अप्रोच से आप क्या हो सकते हैं, अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो दिमाग को खुला रखकर पेपर करना है। चीज़ें आती हैं आपको सब कुछ, लेकिन पेपर में आप गड़बड़ कर देते हैं और फिर टीचर पर ब्लेम डाल देते हैं। देखिए पढ़ा हुआ सब कुछ आता है, लेकिन वहाँ हम इतना घूम जाते हैं, इतना प्रेशराइज हो जाते हैं, गलती आपकी भी नहीं होती। आपकी जगह मैं भी होंगी ना, तो मैं भी प्रेशर में जाऊँगी। घर बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में होते हैं तो वहाँ कुछ दिमाग अलग ही होता है। बट उसको ठीक कर जाएँ। और इस दिमाग ख़राब की वजह से ही मैंने इतना फेलियर देखा है अपनी लाइफ में बहुत। और जब मैंने पूरा मन से ठाना कि नहीं अब मुझे ये गलती नहीं करनी है किसी भी कीमत पर, बार बार प्रैक्टिस की, तो देखिए फिर मैंने सिलेक्शन पाया। अब मेरा सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट जॉब में। तो यही आपको ध्यान में रखना, ये गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी बहुत हुई कि नंबर से 2-2 नंबर से मैं कितनी बार रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने गलतियाँ की। आता तब भी सब कुछ था, लेकिन वही एग्ज़ाम का प्रेशर, उस प्रेशर को झेलना होगा आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा मेंटली, तभी आप चीज़ों को बहुत अच्छे से। देखिए ये चीज़ नहीं होती कि आपको आता क्या है, आप क्या अप्लाई कर पाते हैं उस टाइम पे, वो इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी एक इंटेलिजेंट बच्चा रह जाता है, और जो बच्चा उतना इंटेलिजेंट नहीं है वो फिर भी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर लिया। तो सारा काम क्या है, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है। ऑफलाइन पेपर है तो बहुत अच्छा मौका है फिर से बहुत अच्छा स्कोर करने का। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करता बल क्या कहलाता है, वो तो प्रेशर ही होता है। बस इसमें परपेंडिकुलर लिखना भूल गए। लंबवत बल जब ये होता है, प्रेशर आपका कार्य करता है। एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ यूनिट फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु पर बल लगाती है, तो वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जो 3 फरवरी 2023 में बना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन बिल्कुल। 2 ब्लॉक्स ऑफ आयरन, है ना, एक सीमेंटेड फर्श पर M1 M2 द्रव्यमान लोहे के 2 टुकड़े पड़े हैं। ठीक है, ये साफ साफ दे रखा है कि 2 आयरन के गुटके जो हैं, एक का मास M1 और एक का मास M2 सीमेंटेड फ्लोर जो है उस पर लाई पड़े हैं। ठीक है, और M1 इज़ ग्रेटर देन M2। M1 जो है वो ज़्यादा भारी है, इट मीन्स इसका जो मास है वो, सपोज मैंने माना ये 10 kg है और इसका जो मास है वो 5 kg है। क्वेश्चन में दिया है कि जो M1 है वो ज़्यादा बड़ा है, उसका मास जो है ज़्यादा है, M2 का मास कम है। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि किस तरह से जो फ्रिक्शन फोर्स है वो यहाँ पर कार्य कर रही है। बहुत से बच्चे ये भूल जाएंगे कि ये सरफेस पर सिर्फ पड़े हुए हैं, और जब सरफेस पर कोई वस्तु रखी है, स्टेशनरी अवस्था में है, और मैं उसे मूव कराने की ना तो कोशिश कर रही हूँ और ना वस्तु मूव कर रही है, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स कार्य नहीं करता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन M1 M2 इज 0। M1 और M2 पर कार्य करता घर्षण यहाँ 0 होगा। क्यों? क्योंकि ना तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ना मूव करने की सिचुएशन बनाई जा रही है। अब
बहुत से बच्चे क्या सोचेंगे m1 ज़्यादा है तो यहाँ घर्षण कम होगा, तो बच्चे कर देंगे m1 इज़ एक्सपीरियंसिंग लेसर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देन m2। वो ये भूल जाएंगे कि यहाँ पर तो घर्षण होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पर आंसर होगा। इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन देखे। मुझे लगता है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने